एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और रिवीजन सीरीज में आज मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ जियोग्राफी के 116 क्वेश्चंस जो कि CHSL 2024 टीयर 1 में पूछा गया था। रिसेंट में जो एग्जाम होता है ना, उसके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पहले मैंने जियोग्राफी के 62 क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराए हैं CPO वाले, तो आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगी CHSL वाले 116 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपको इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी वजह से आप इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से, और आपको इसको अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको स्पीड ज़्यादा करके फोकस होके सुनेंगे ना, तो भी आपको चीज़ें याद रहेंगी, और जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। और अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। इसका रिवीजन कराने के बाद मैं आपको साइंस का रिवीजन कराऊंगी, CPO और CHSL दोनों का। उसके बाद मैं आपको जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसका भी रिवीजन करा दूंगी, तो आपका एग्जाम से पहले ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट से माइग्रेट कर गए थे। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो लोग थे दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत बार पूछा गया है, और इसको मैंने आपको बताया भी है CGL PYQ सीरीज कराते समय। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। क्वेश्चन में आपको पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, कीवर्ड आप देखिए, लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष की साक्षरता दर के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा था। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपने CGL की PYQ सीरीज की है और आपने उसको रिवाइज अच्छे से किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फीमेल लिटरेसी रेट एंड मेल लिटरेसी रेट कितना था अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 640 जिले थे, और अगर अभी की बात करें लेटेस्ट का डाटा तो 800 प्लस है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शहरी आबादी थी। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। बिहार से आपको याद आना चाहिए कि इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा था, और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी। और यहाँ से आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का था 94%, और अगर आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा UT में किसका था लिटरेसी रेट, तो लक्षद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following districts of India has the highest literacy rate as per census 2011? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी जनगणना 2011 के अनुसार। तो सरचिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा थी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का था, और उसका स्टेट भी बताइएगा, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, हु आर कंसीडर्ड टू बी लिटरेट्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पर्सन एज्ड 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, यानी वो लोग जो 7 साल से ऊपर के हैं और वो लिख और पढ़ सकते हैं किसी भी एक भाषा में, तो उनको हम बोलते हैं कि वो साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी जनगणना 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सेंससेस हैड बीन कंप्लीटेड इन इंडिया एज ऑफ ईयर 2011। 2011 तक की बात करें तो कितनी जनगणना हो चुकी है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी 15 नंबर की, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। अब यहाँ पे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार पुदुचेरी का सेक्स रेशियो कितना था। राइट आंसर हो जाएगा 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी UT में इसका ज़्यादा था। और ये क्वेश्चन ना CGL 2023 वाले में मैचिंग के फॉर्म में पूछा था, और वहीं से देखिए ये क्वेश्चन उठ के आया है।
क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सीजीएल 2023 का ही है एंड उसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी सीजीएल 2023 का ही है। आप जो है प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कोसी रिवर। क्वेश्चन नंबर 11 एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डेकेड रिमेन्ड। यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? राइट आंसर हो जाएगा 17.64%। जनगणना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 12 विच सिटी इज रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 13 द डक्कन प्लेट्यू इज ए डैश लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डक्कन प्लेट्यू का आकार क्या है जो कि नर्मदा रिवर के दक्षिण में पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिकोणाकार है इसका आकार। देखिए ऊपर वाला जो प्लेट्यू है ना उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे वाला है मतलब साउथ ऑफ नर्मदा रिवर उसको बोलते हैं हम डक्कन प्लेट्यू। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर के साउथ में है डक्कन प्लेट्यू, क्योंकि एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि थार डेजर्ट जो है अरावली के किस साइड में है, तो वो है वेस्ट में। और जब वही क्वेश्चन इस बार सीपीओ में पूछा गया तो वो जो चीज़ ऑप्शन में थी उसको क्वेश्चन में डाल दिया, और जो चीज़ क्वेश्चन में था उसको आंसर में पूछ लिया। तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है डक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा सा नया है। विच ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन 310 ईयर्स एट अ डिस्टेंस बिटवीन 38.5 to 53 AU। AU का मतलब होता है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है जो सन की परिक्रमा करता है 310 सालों में, और वो जो है 38.5 या 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेक। क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत शहरी आबादी का कहाँ पर था? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है ना स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो उसमें अगर परसेंटेज निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से मोस्ट अर्बनाइज्ड जो परसेंटेज था वो गोवा का था। क्वेश्चन नंबर 16 द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक सांभर इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सांभर लेक कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है। और अगर आपसे स्टेट पूछे तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला बहुत पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कोक बोरोक जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। और ये क्वेश्चन आप किरण की PYQ में आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में देखेंगे तो बहुत पुराना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 19 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2023 एंड CHSL 2023 इन सब में पूछा गया, CPO में भी पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन है द अटल टनल हैज़ बीन बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स विच प्लेसेस आर कनेक्टेड बाई दिस टनल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO बना रहा है 3000 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये किन दो जगहों को जोड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा मनाली टू लाहौल स्पीति ये जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेंसस 2011 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना कि जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से आपको स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहाँ पे थी वो स्टेट सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे भी कम। तो राइट आंसर हो जाएगा CBA, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था मेघालय का। अगर आपसे पूछे कि कितना था तो 27.8% या 27.80%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का था, फिर उसके बाद बिहार का था। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट लिव इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा मसई ट्राइब जो है ये भारत की नहीं है। ये जो होते हैं ना केन्या एंड तंजानिया के आसपास की ट्राइब है। क्वेश्चन नंबर 22
As per Census of India 2011, which of the following groups of states recorded the lowest literacy rate? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए स्टेट्स में से आपको ये सिलेक्ट करना है कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी। तो देखिए बिहार तो था ही, और बिहार के साथ 2 स्टेट्स और थे ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। इनका जो है लोवेस्ट लिटरेसी रेट था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी एंड इसका लिटरेसी रेट कितना था। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? यहाँ पर आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की थी। राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, और ये जिला जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? यहाँ पर आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 25, आज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर वॉज डैश पर्सन्स। यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। राइट आंसर हो जाएगा 382। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पाइरल गैलेक्सीज में से सबसे बड़े में से एक गैलेक्सी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा NGC 6872। ये जो है स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है ना वो एक शेप होता है गैलेक्सीज का। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवमोगा दैट इज फेमस फॉर इट्स आयरन ओर एंड मैग्नीज मिनरल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शिवमोगा जिला जो कि फेमस है आयरन ओर एंड मैग्नीज मिनरल के लिए, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये जिला है कर्नाटका में। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है ये आयरन ओर एंड मैग्नीज के लिए फेमस है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ का था? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का। ये पता है आपको, ये माइनस में था और कितना था 0.58% यहाँ का था। ये जो डाटा है ना ये ऑफिशियल डाटा है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया, विच मेट्रोपॉलिटन हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस महानगर का था। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगर आपसे पूछे फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन किस मेट्रोपॉलिटन सिटी का था तो आप आंसर मार्क करेंगे मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है इनको अलग करता है, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जूट इंडस्ट्री जो है ये कोर इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपसे पूछे कि कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी वाली, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, स्टील एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सारे कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज द मुंडारी लैंग्वेज स्पोकन? यहाँ पे कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में मुंडारी भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में मुंडारी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कि मुंडारी ट्राइब कहाँ पर रहती है तो झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33, as per census of India 2011, in which of the following states was the total population less than 10 lakh? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से भी कम थी, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ना कि 10 लाख से कम, तो देखने में ऐसा लगेगा कि इसका कोई और आंसर होगा, बट इनका पूछने का मतलब ये है कि लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट का था, तो सिक्किम का था। अगर आपसे पूछे कि सिक्किम की पॉपुलेशन थी कितनी तो 6,07,688। क्वेश्चन नंबर 34, What was the child sex ratio in the country as per the census of India 2011?
2011 की जनगणना के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था हमारे भारत का? राइट आंसर हो जाएगा 919, 1919। क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डेकेड इज। यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे दशक में भारत की जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। एब्सोल्यूट नंबर में आपसे पूछा है तो 18.19 करोड़ जो है जनसंख्या बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू कोयप्पन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विथ ग्रुप ई। यहाँ पे कह रहा है कि कोयप्पन के वर्गीकरण के अनुसार लेटर ई जो है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ना पोलर टाइप क्लाइमेट को। तो राइट आंसर हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, यानी कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 943 पर 1000 मेल्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रिवर्स करके पूछ लिया है, इन विच ईयर वॉज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड। 15वीं जनगणना किस ईयर में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2011, 2011 में हुई। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी जनसंख्या प्रतिशत भारत में है? तो 17.5% यानी 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, द कैच फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर किस जनगणना का मोटो था? राइट आंसर हो जाएगा 2011, 2011 की जनगणना का ये मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। Question number 41, according to the census of India 2011 which of the following states has the largest Buddhist population। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सी हिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटकाई बम हिल्स जो है ये भारत के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तारे को पोल स्टार के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द नॉर्थ स्टार, इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच सब डिवीजन ऑफ हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवास फॉर्मेशन। यहाँ से कह रहा है कि हिमालय के कौन से डिवीजन में करेवास के फॉर्मेशन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालयाज में, और ये सैफरॉन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन आफ्टर द एंड ऑफ द मानसून सीजन। यहाँ पे कह रहा है जब मानसून सीजन खत्म होता है उस टाइम पे कौन सी फसल बोई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रबी क्रॉप्स। अभी जब मैंने आपको सीपीयू का क्वेश्चन कराया था तो रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पे थे, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना इन सब चीज़ों में तो आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द हिमालयाज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2023 का है कि हिमालय के सबसे बाहरी वाली रेंज को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। और यहाँ से आप याद रखिएगा कि लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं उसको दून्स बोलते हैं, एंड सबसे लार्जेस्ट दून जो है वो है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी खम्बन इन तिब्बत। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं तिब्बत में? राइट आंसर हो जाएगा इंडस रिवर को। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ड्यूरिंग 2001 टू 2011। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है, 17.64%।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच गए हैं और अगर आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं ना अभी तक, तो आप मुझे कमेंट करिएगा यस आई एम वॉचिंग, क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि आपने वीडियो कहाँ तक देखी है, इससे आप ही को फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट्स इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट 29 माइल्स 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रॉकी प्लैनेट सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है हमारे सौर मंडल में, जो कि 29 मील यानी कि 47 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है। राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, और ये फास्टेस्ट भी है एंड ये क्लोजेस्ट टू द सन है, यानी सन से सबसे नज़दीक मरकरी प्लैनेट ही है। हिंदी में उसको बुध ग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द लुसाई हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लुसाई हिल्स को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं मीजो हिल्स। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ना एंड 53, ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछा गया था CGL 2023 में। क्वेश्चन है यहाँ पर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रेनफॉल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर आपसे पूछे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, तो ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी में। क्वेश्चन नंबर 53, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है, तो ये तब होती है ना जब कोई भी सैचुरेटेड एयर मास, ऐसे मान लीजिए कोई हिल है और यहाँ पे कोई सैचुरेटेड एयर मास आ गया तो इससे टकरा के ये यहीं पर बारिश कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी माउंटेन की वजह से होने वाली रेनफॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा, सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन। कोई भी सैचुरेटेड एयर मास जो है माउंटेन के पास आती है तब ये बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलवायु के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर था यहाँ पर, इंडिया एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। अब ये तो बिल्कुल गलत है ना, सेंट्रल एशिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है बल्कि इंडिया में थोड़ी कम, ये वाला वहाँ पे स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 55, अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन विच ओशियन। यहाँ पे कह रहा है कि अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि क्या दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये पैसिफिक ओशियन में जब असामान्य रूप से उसका सरफेस वाटर बहुत गर्म हो जाता है ना, तो उससे प्रभाव पड़ता है अल नीनो का, तो पैसिफिक ओशियन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये CPO में भी पूछा गया पर दूसरी तरह से, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेन फ्रॉम द मानसून इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला राज्य कौन है जो कि मानसून से वहाँ पे रेनफॉल होती है। राइट आंसर हो जाएगा केरला सबसे पहली रेन रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 57, मैच दी फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर रिलेटेड स्टेट्स करेक्टली। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो बंदरगाह दिया है और उसका जो राज्य है उससे आप मैच कराइए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मुर्मुगांव पोर्ट, तो ये तो गोवा में है। पारादीप पोर्ट अगर आपसे पूछे तो ये उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे हल्दिया पोर्ट तो ये वेस्ट बंगाल में। तूतीकोरिन पोर्ट अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु में। यहाँ से आप याद रखेंगे मुर्मुगांव पोर्ट गोवा में, पारादीप पोर्ट ओडिशा में, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में एंड तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 58, मैच द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विद देयर प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया करेक्टली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय संसाधनों का उनके उत्पादन के कारणों से सही मिलान करें। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है टाइडल एनर्जी, तो ये गल्फ ऑफ खंभात इसका रीजन हो जाएगा क्षेत्र। विंड एनर्जी अगर आपसे पूछे तो ये नागरकोइल, एंड अगर जियो थर्मल एनर्जी अगर पूछे तो पूगा वैली। तो ये तीनों सही ही मैच करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो मालदीव है वो भारत के किस आइलैंड के दक्षिण में है। राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 60, द चिलिका लेक इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द डैश डेल्टा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चिलिका लेक जो है वो किस नदी की डेल्टा के दक्षिण की तरफ लोकेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच कंट्री डू कचिन, करन, करनेनी, चिन एंड मॉन एथनिक ग्रुप्स बिलोंग। यानी यहाँ पे जो है एथनिक ग्रुप्स के नाम दिया है और पूछा है कि ये किस कंट्री से संबंध रखते हैं। तो ये सारे म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स हैं।
Question number 62. A flat ring of small icy bodies that revolve around the sun beyond the orbit of the planet Neptune is called. अब यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक फ्लैट सी रिंग है छोटी सी और उसमें आइसी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लेकिन वो नेपच्यून प्लैनेट के और भी आगे उसके बियॉन्ड रिवॉल्व करती हैं, तो वो होती हैं क्यूपर बेल्ट। तो आप इसको एस्टेरॉयड बेल्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट जो होते हैं ना वो नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड में नहीं बल्कि वो मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द पेयर करेक्टली। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित जोड़े को सही मैच कराइए। यहाँ पे नेशनल वाटरवेज दिया है और आपको इसको ना मैच कराना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, और अगर आपको दो भी पता होता ना तो आप एग्जाम में आंसर मार्क कर लेते। तो यहाँ पे लिखा है नेशनल वाटरवे 1, तो अगर आपसे बोले नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है तो ये है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। अगर आपसे पूछे नेशनल वाटरवे 2 ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये है सादिया से लेके धूबरी तक। तो पहला वाला वाटरवे जो है वो है इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सादिया से धूबरी। अगर आपसे पूछे नेशनल वाटरवे 3 कहाँ पर है तो ये है कोट्टापुरम से लेके कल्लाम तक। अगर नेशनल वाटरवे 5 अगर से पूछे तो वो तालचर से लेके धर्मा तक। लेकिन ऑप्शन जो एग्जाम में आया था ना चारों, उसमें बहुत इजी ऑप्शंस दिए थे। अगर आपको नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2 पता होता तो आप इसका सही आंसर मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स आर रिच विथ डैश मटेरियल डिपॉजिट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि झारखंड एंड छत्तीसगढ़ किस मटेरियल डिपॉजिट में रिच हैं, मतलब वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा होती है। राइट आंसर हो जाएगा कोल, यानी कोयले के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा भंडार हैं, डिपॉजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऑन विच रिवर इन इंडिया वॉज द सोमशिला डैम बिल्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की किस नदी पर सोमशिला बांध बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा पेन्नर रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज़ लिटिल डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पे कह रहा था ना कि कौन सी जगह पे दिन एंड रात का जो टेम्परेचर उसमें बहुत कम अंतर होता है। तो आंसर में दिया था राजस्थान, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो आप बताइए राजस्थान में दिन एंड रात का टेम्परेचर सेम होता है? नहीं ना, क्योंकि दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म है, रात में उतना ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, यहाँ के दिन एंड रात के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इन द गिवन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित दी हुई विशेषताओं में से कौन सा कॉमर्शियल फार्मिंग का विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लैश एंड बर्न। ये जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी परंपरागत कृषि का ये एक तरह से आप कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक है, स्लैश एंड बर्न यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 68, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड ऑन अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी प्रकार की मिट्टी भारत में 40% से ज़्यादा एरिया पर पाई जाती है। तो मैंने आपको ये कराया था कि 40 से लेके 43% के लगभग में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि न्यू एलुवियल सॉइल अगर आपसे पूछे कि उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं खादर, और अगर आपसे बोले कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं तो भांगर। ओल्ड चीज़ें ना भंगार हो जाती है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर बोलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ए डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टिलेशन बेस्ट सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड फॉल मंथ्स अराउंड द सितंबर इज। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे ये पूछ रहा है कि यह विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सितंबर के आसपास सबसे अच्छा दिखाई देता है। तो कौन सा तारामंडल यानी कौन सा कॉन्स्टिलेशन है ये? राइट आंसर हो जाएगा सिग्नस कॉन्स्टिलेशन। इसको हंस तारामंडल या सिग्नस कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द बिस्ट दोआब कैनाल सिस्टम एंड माकू कैनाल सिस्टम आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बिस्ट दोआब नहर सिस्टम या मखू नहर सिस्टम किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये वाला पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम से बना है। तो ओल्डर एलुवियम यानी कि पुराने एलुवियल मिट्टी को क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भांगर।
क्वेश्चन नंबर 72, मैच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन इन द डिफरेंट स्टेट्स करेक्टली। यहाँ पे कह रहा है कि परंपरागत कृषि जो की जाती है राज्यों में उसको सही आप मैच कराइए, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया है और बोला है कि स्टेट से उसको मैच कराना है। और ये क्वेश्चन ना जब से सीजीएल मेंस में जीके आई है 2022 से, तब से ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बोलते हैं बेवार। आंध्र प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होता है उसको बोलते हैं पेंडा। अगर ओडिशा का पूछे तो उसको बोलते हैं ब्रिंगा। झारखंड में उसको बोलते हैं कुरुआ। तो याद रखिएगा इसको, मध्य प्रदेश में बेवार, आंध्र प्रदेश में पेंडा, ओडिशा में ब्रिंगा एंड झारखंड में कुरुआ बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच स्टेट इज द रैका ट्राइब फाउंड। रैका ट्राइब किस राज्य में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो आर से रैका ट्राइब, आर से राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। मानसून सीजन के प्रारंभ होते समय कौन सी फसल बोई जाती है? तो खारिफ क्रॉप्स बोई जाती है मानसून के स्टार्टिंग में। एंड में अगर आपसे पूछे तो राबी क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 75, एंड ये भी सीजीएल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग। पश्चिम में बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा एंड तापी प्राइम एग्जाम्पल है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीक। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब उसमें मैचिंग कराने को आया था, फॉरेस्ट दिया था एंड वहाँ की जो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट की वो दिया था। तो टीक जो है ये होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का डोमिनेंट स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 77, मैच द स्टेट्स इन कॉलम ए टू देयर पोर्ट्स इन कॉलम बी। यहाँ पे देखिए दोबारा पूछा गया है पोर्ट्स का नाम, यानी बंदरगाह आपको दिया है, राज्य का मैच कराना है। और यहाँ पे बस एक ही अलग दिया है, बाकी सब सेम दिया है। पहला यहाँ पर दिया है गोवा स्टेट, तो गोवा से आप मैच कराएंगे मुर्मुगांव पोर्ट। वेस्ट बंगाल में दिया है तो हल्दिया पोर्ट आप मैच कराएंगे इससे। तमिलनाडु का दिया है तूतीकोरिन पोर्ट, तो ये तीनों सेम है। गुजरात का जो है कांडला पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश में ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 79, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस। यहाँ पे कह रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटते जा रही है, तो किस ईयर से? राइट आंसर हो जाएगा 1981 से ही डिक्लाइन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय पेनिनसुला जो है वो पहले किस महाद्वीप का पार्ट हुआ करता था? राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 81, जियोइड इज द डैश ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि जियोइड क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये शेप ऑफ द अर्थ है जियोइड, यानी कि अर्थ का आकार है जियोइड। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे बताया था कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है महेंद्रगिरी अभी भी, लेकिन जिंदागाड़ा जो पीक है उसकी हाइट इससे भी ज़्यादा पाई गई है, लेकिन फिर भी इसी को आंसर मार्क अभी तक किया जाता है क्योंकि ऑप्शन में जिंदागाड़ा आता नहीं है लगभग। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड इट। यहाँ पे ना क्वेश्चंस दिया था कि कौन सा प्लैनेट ऐसा जिसके किनारे रिंग नहीं पाए जाते, यानी छल्ले नहीं होते, तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी में नहीं होता। जो भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनमें जो है रिंग्स नहीं देखने को मिलती, और जो आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट होता है उसमें रिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 84, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को अलग करने वाला जो जोन होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोपॉज। अब यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं ना कि जिसको ये अलग करते हैं ना, बस उसी में आप पॉज लगा दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह का वायुमंडल जो होता है वो वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स का बना होता है, जो कि क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया।
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको कि 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, देयर इज अ केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट HCL इन रूपनारायणपुर, इट इज बिलोंग टू विच स्टेट। यहाँ पर कह रहा है कि केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, HCL का ही है और वो रूपनारायणपुर में है, तो ये किस स्टेट में है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 88, और ये क्वेश्चन भी 2023 के CHSL CGL से ही पूछा जा रहा है मैचिंग वाले में। मैच दी रेलवे जोन्स इन कॉलम A विद देयर हेडक्वार्टर्स इन कॉलम B। यहाँ पे कह रहा है जो भी रेलवे जोन है और उसका जो हेडक्वार्टर है उससे आप मैच कराइए। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल रेलवे जोन का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो वो हो जाएगा मुंबई CST। नॉर्दर्न रेलवे जोन का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है तो वो हो जाएगा कोलकाता, और अगर आपसे पूछे सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज बाई फार द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अभी तक सबसे क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि सन की परिक्रमा करता है एंड 2.8 टाइम है अर्थ की डिस्टेंस का। राइट आंसर हो जाएगा सीरियस। क्वेश्चन नंबर 90, उर्सा मेजर इज ए और एन। यहाँ पे कह रहे हैं कि उर्सा मेजर है क्या, तो उर्सा मेजर एक तारामंडल है यानी कॉन्स्टिलेशन है। ये जो उर्सा मेजर है ना, इसको सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्लैनेट सैटर्न। यहाँ पे कह रहा है कि शनि ग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है, तो राइट आंसर वहाँ पे था इट इज़ अ गैस जायंट मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा शनि ग्रह के बारे में कि ये जो है गैस जायंट है, मतलब मोस्टली गैसेस से बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से, और इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है। इसका मतलब अगर आप इसको पानी में डाल दें, जो कि पॉसिबल नहीं है बट ऐसी कल्पना की जा सकती है कि अगर आप इसको पानी में डाल देना तो ये उसमें तैरता रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सा ग्रह ऐसा है कि पानी में डालने पर वो फ्लोट करेगा, तो वो सैटर्न ही है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून ऑफ जुपिटर। यहाँ पे ना ऑप्शन में दिया हुआ था लो, यूरोपा, गैनीमीडी, ये सारी चीज़ें, और ट्राइटन भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा सैटेलाइट या मून जो है वो जुपिटर का नहीं है, तो ट्राइटन जो है ये जुपिटर का मून नहीं है। यहाँ पे ट्राइटन लिखा हुआ, तो आप टाइटन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। टाइटन जो है वो सैटर्न का सैटेलाइट है और ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 93, द लेंथ ऑफ ए डे ऑन डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स। ये कह रहा है कि किस ग्रह पे जो दिन होता है वो 16 घंटे का होता है, तो नेपच्यून का होता है। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए पूछा हुआ है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द। यहाँ पे कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो निकोलस कॉपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है इन्होंने सन को सेंटर में रखा था, तो वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी प्लैनेट यानी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 97, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट जो कि हमारी अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे उस पोजीशन को, तो हम उसको बोलते हैं अपोजी। और अगर अर्थ के सेंटर से बहुत नज़दीक में है तो उसको बोलते हैं पेरिजी। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा एपीहीलियन पेरीहीलियन से। अगर सन के रिस्पेक्ट में बात करते तब हम एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन की बात करते, लेकिन यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो उसको हम डील करते हैं अपोजी एंड पेरिजी वर्ड से। आधे बच्चे तो इसी में गलत कर देंगे कि अपोजी एंड पेरिजी एंड एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 98, द बिग डिपर इज एन एस्टेरिज्म फॉर्म्ड बाय द 7 ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पे अगर आप ये कीवर्ड पकड़ लेते ना कि 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स, यानी ये तो सप्तऋषि तारामंडल होता है, तो आप आंसर मार्क कर पाते उर्सा मेजर।
तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा था कि बिग डिपर तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों से मिलकर बना एक तारामंडल कौन सा है, तो उर्सा मेजर। क्वेश्चन नंबर 99, ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नॉर्दर्न स्काई इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 5 ब्राइट स्टार्स फॉर्मिंग अ स्लाइटली इररेगुलर डब्ल्यू इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी आसमान में आसानी से दिखाई देने वाला तारामंडल जो कि 5 सबसे चमकीले तारों से बना होता है और वो थोड़ा सा डब्लू की तरह जो है शेप बनाता है, तो कौन सा है वो, तो वो होता है कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा डब्लू शेप का या फिर 5 ब्राइटेस्ट स्टार्स, तो वो हो जाएगा कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन। अभी हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। 16 क्वेश्चन बस और बचा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है पूछा है क्वेश्चन, द गल्फ ऑफ खंभात, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गैंगेटिक डेल्टा प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग द डैश एनर्जी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गैंगेटिक डेल्टा जो होता है ये कौन सी ऊर्जा को यूज़ करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय एनर्जी। और ये आप कर सकते थे ना, गल्फ ऑफ खंभात का मैचिंग में आया था तो वहाँ पे था टाइडल एनर्जी, तो वहाँ से देख के भी आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 101, विच प्लैनेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज़ द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग्स अराउंड इट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और उसके पास सबसे बड़ा एंड सबसे चमकीला रिंग भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 102, इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 से लिया हुआ है एकदम बिना किसी चेंजेस के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, उसका जो एलिवेशन है किस तरफ उसका झुकाव है, तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की तरफ थोड़ा सा उसका एलिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 103, डैश ओब्लॉन्ग ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रह का आयताकार जो ऑर्बिट था वो नेपच्यून के ऑर्बिट्स को कट कर रहा था या ओवरलैप कर रहा था। राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, जिनमें से एक कंडीशन ये भी होता है कि कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट्स को ओवरलैप या कट नहीं करेगा। तो इसी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये तीनों नियमों का जो है पालन नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऐसा ना बहुत एक्सट्रीम वाला जो स्टेटमेंट दिया था कि सैटर्न पे लाइफ पॉसिबल है और ऐसा कुछ करके, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर सैटर्न पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स पाए जाते हैं तो वहाँ पे कैसे लाइफ पॉसिबल होगी। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, वहाँ पे केवल और केवल यही स्टेटमेंट सही था, द साइज ऑफ द अर्थ एंड वीनस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि अर्थ एंड वीनस ग्रह जो हैं यानी शुक्र ग्रह, तो इनका साइज लगभग समान है। क्वेश्चन नंबर 105, द सलाल प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉल्ड द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑन विच रिवर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि सलाल प्रोजेक्ट या फिर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर है, तो चिनाब रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लैनेट सैटर्न इज ट्रू। सैटर्न के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी और सही वाला स्टेटमेंट पूछा था। तो सही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे था, सैटेलाइट्स लाइक एनसेलाडस and Titan of Saturn are home to internal oceans could possibly support life। तो इसका मतलब ये है ना कि सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं एनसेलाडस एंड टाइटन, यहाँ पे इंटरनल ओशियंस पाए गए हैं, तो ये जो है लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी था। ये वाला स्टेटमेंट सही था। क्वेश्चन नंबर 107, द हावड़ा ब्रिज वॉज ऑफिशियली ओपनड इन द ईयर। हावड़ा ब्रिज को आधिकारिक तौर पर किस ईयर में खोला गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1943। क्वेश्चन नंबर 108, द दिल्ली रिज इज द वाटर डिवाइड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। वाटर डिवाइड का मतलब होता है कोई भी एलिवेटेड पोर्शन या हिली एरियाज थोड़ा सा जो कि 2 रिवर के बेसिन एरिया को अलग कर देता है, उसको बोलते हैं हम वाटर डिवाइड। तो ये जो दिल्ली रिज है ये वाटर डिवाइड का काम करता है गंगा रिवर एंड इंडस रिवर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 109, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिफाइनरी एंड इट्स स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गलत जोड़ा चुनिए जो रिफाइनरी है और उनके स्टेट्स का। तो यहाँ पे आपसे दिया था टटीपाका रिफाइनरी तेलंगाना, तो ये गलत है क्योंकि टटीपाका रिफाइनरी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। बीना रिफाइनरी आपसे पूछे तो वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा।
यहाँ से आप याद रखेंगे कि डिगबोई रिफाइनरी अगर आपसे पूछे तो वो असम का है, बरौनी रिफाइनरी अगर आपसे पूछे तो वो बिहार का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव रिंग्स? किस प्लैनेट के किनारे छल्ले नहीं होते? तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस, शुक्र ग्रह, और ये ऑप्शन के हिसाब से है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इतना याद रखिएगा, जो भी इनर प्लैनेट्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनके किनारे आपको रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनके अराउंड रिंग देखने को मिलती है। एंड रिंग किसके किसके में देखने को मिलेगी? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 111, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स वॉज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन प्रोडक्शन इन द अर्ली ईयर्स टू डेवलप टेक्सटाइल इंडस्ट्री? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन वगैरह होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप थी? तो महाराष्ट्र एंड गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 112, विच थ्योरी डिस्क्राइब्स दी कलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अर्थ्स मूवमेंट ऑन इट्स क्लाइमेट ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि अर्थ के मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं ना, वो अल्टीमेटली अर्थ के क्लाइमेट को भी थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, लेकिन कई हज़ार सालों में। तो राइट आंसर हो जाएगा मिलनकोविच थ्योरी ऐसा बोलती है। क्वेश्चन नंबर 113, ए डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड ए गैलेक्सी? यहाँ पे कह रहा है कि गैलेक्सी के अंदर डस्ट एंड गैसेस के कुछ क्लाउड्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नेबुला। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्टेड? कोंकण रेलवे किस ईयर में बना था? तो 998। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर्स डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? यहाँ से पूछा है कि अर्थ से सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर आपसे पूछे कि अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द? यहाँ पे कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट का जो सेंट्रल यानी बीचों बीच में जो तट पड़ेगा इंडिया में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो कन्नड़ा प्लेन के नाम से जानते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो फाइनली आपने रिवाइज कर लिया है 116 क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल 2024 एंड आई गारंटी यू कि किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आराम से फोकस के साथ एक दो बार सुन लीजिए ना, थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके, तब भी आपको इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आप एग्जाम में अच्छा करें। Thanks for watching. Stay tuned. Keep learning. Keep working hard.